बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम एवरीवन। अच्छा, आज का जो हमारा टॉपिक है दैट इज़ एंटीसाइकोटिक्स। एंटीसाइकोटिक्स पढ़ने से पहले जो मेन पैथोफिजियोलॉजीज जो पाथवेज हैं उनको समझना बहुत ज़रूरी है। सो लेट्स टॉक अबाउट दोस पाथवेज। अच्छा, साइकोसिस टिपिकली मीन्स दैट द पेशेंट इज़ नॉट इन कांटेक्ट विद रियलिटी। ठीक है। अब जो पेशेंट जो मेन एग्जांपल है दैट इज़ स्किज़ोफ्रेनिया। ठीक है, स्किज़ोफ्रेनिया में क्या होता है, पेशेंट इज़ नॉट इन कांटेक्ट विद रियलिटी। एक तो पॉजिटिव सिम्टम्स आते हैं और एक नेगेटिव सिम्टम्स। पॉजिटिव सिम्टम्स ये होते हैं कि आपकी पर्सनैलिटी में सिम्टम्स ऐड हो जाते हैं जो पहले आपके पर्सनैलिटी के साथ नहीं होते हैं। ठीक है। और जो नेगेटिव सिम्टम्स है वो ये हैं कि आपकी पर्सनैलिटी से कोई सिम्टम्स की क्या होती है, सब्सट्रैक्शन, वो रिमूव हो जाती है। ठीक है। फॉर एग्जांपल आपके बिहेवियर पहले ठीक थे लेकिन स्किज़ोफ्रेनिया की वजह से जो आपके अच्छे बिहेवियर है या जो भी है वो आपकी पर्सनैलिटी से रिमूव हो जाते हैं। सो दो आर कॉल्ड नेगेटिव सिम्टम्स। ठीक है। अच्छा, दिस इज डायग्राम ऑफ आवर ब्रेन। ये जो जगह है दैट इज मोस्ट इम्पॉर्टेंट। ये ठीक है। दिस दिस एरिया इज कॉल्ड वेंट्रल टेगमेंटल एरिया और ये कहाँ पे होता है, मिड ब्रेन में। ठीक है। अब यहाँ से जो पाथवेज हैं, जो सिग्नल्स है, जो न्यूरॉन्स है वो जाते हैं वेंट्रल टेगमेंटल एरिया से। इधर ये जो स्टार बना हुआ है इसको कहते हैं लिम्बिक सिस्टम। ठीक है। तो यहाँ से जो पाथवेज जाते हैं इस पाथवेज को क्या कहेंगे, मिजोलिम्बिक पाथवे। ठीक है। और यहाँ वेंट्रल टेगमेंटल एरिया से पाथवेज जाते हैं, न्यूरॉन जाते हैं आपके फ्रंटल लोब में। ठीक है, प्री फ्रंटल कॉर्टेक्स में, और इसको क्या कहेंगे, मीजोकॉर्टिकल पाथवे। ठीक है। और यहाँ से जो न्यूरॉन्स जाते हैं दोज आर डोपामिनर्जिक न्यूरॉन्स। ठीक है। अब वेंट्रल टेगमेंटल एरिया के बारे में फर्स्ट पढ़ेंगे कि वेंट्रल टेगमेंटल एरिया में क्या होता है नॉर्मली, और फिर जो है स्किज़ोफ्रेनिया में पेशेंट के साथ क्या होता है। ये दो पाथवेज है, एक मीजोलिम्बिक पाथवे है और एक मीजोकॉर्टिकल पाथवे है। ये दो मेन पाथवेज हैं। इसको पहले नॉर्मली देखते हैं कि नॉर्मली क्या होता है और उसके बाद स्किज़ोफ्रेनिया में देखते हैं। जब तक आप लोगों के माइंड में ये दो पाथवेज क्लियर नहीं होंगे, एंटीसाइकोटिक्स फिर उनको समझना फिर मुश्किल है। ठीक है। अच्छा, जो वेंट्रल टेगमेंटल एरिया से पाथवेज जाते हैं, न्यूरॉन्स जो है लिम्बिक सिस्टम में, मीजोलिम्बिक पाथवे, ये जब डिस्टर्ब होते हैं ये पाथवेज तो पॉजिटिव सिम्टम्स आते हैं। और जब मीजोकॉर्टिकल पाथवे हैं डिस्टर्ब होती है तो फिर मीजोकॉर्टिकल। ठीक है। ये मीजोलिम्बिक, सॉरी, ये जो लिम्बिक सिस्टम वाला पार्ट डिस्टर्ब होता है, मीजोलिम्बिक पाथवे, तो पॉजिटिव सिम्टम आते हैं। और मीजोकॉर्टिकल पाथवे अगर डिस्टर्ब हो जाती है तो नेगेटिव सिम्टम्स आते हैं। ठीक है। सो वेंट्रल टेगमेंटल एरिया को देखते हैं। ठीक है, दिस एरिया वेरी इंपॉर्टेंट। दिस इज वेंट्रल टेगमेंटल एरिया। सबसे पहले तो ये देखें कि हमारे वेंट्रल टेगमेंटल एरिया में 3 टाइप्स ऑफ न्यूरॉन्स होते हैं मेजरली। ठीक है। एक है ग्लूटामिनर्जिक न्यूरॉन जो ग्लूटामेट को रिलीज करते हैं, एक है गबर्जिक न्यूरॉन जो गाबा को रिलीज करते हैं, और एक है डोपामिनर्जिक न्यूरॉन जो डोपामिन को रिलीज करते हैं। ये 3 न्यूरॉन्स मेजरली कहाँ पे होते हैं, इस एरिया में। ठीक है। अब यहाँ पे क्या होता है नॉर्मली, लेट्स टॉक अबाउट दैट। अच्छा, नॉर्मली क्या होता है, ये आपका जो वेंट्रल टेगमेंटल एरिया है ये आपके डोपामिन लेवल को क्या करता है, बैलेंस रखता है। उनकी जो प्रोडक्शन है उनको मेंटेन रखता है ये एरिया। नॉर्मली क्या होता है, ये ग्लूटामिनर्जिक न्यूरॉन जो है ये ग्लूटामेट को रिलीज करता है, और ग्लूटामेट हमें पता है कि क्या है, एक्साइटेटरी न्यूरोट्रांसमीटर है। ठीक है। अब इनके जो रिसेप्टर है नेक्स्ट न्यूरॉन पे, ये डायरेक्ट इधर डोपामिनर्जिक न्यूरॉन पे इनके रिसेप्टर्स नहीं होते। इनके जो रिसेप्टर है वेंट्रल टेगमेंटल एरिया में वो गबर्जिक न्यूरॉन पे होते हैं, और उनके रिसेप्टर्स का क्या नाम है, नम्डा रिसेप्टर, एन मिथाइल डी एस्पार्टेट रिसेप्टर। ठीक है। ये ग्लूटामेट के रिसेप्टर है। अब ये न्यूरॉन जो है, फॉर एग्जांपल दिस इज फर्स्ट न्यूरॉन,
ये ग्लूटामेट को रिलीज करते हैं। अब ग्लूटामेट आके अपने नम्बर रिसेप्टर को बाइंड हो जाएंगे। अब ग्लूटामेट एक्साइटेटरी न्यूरोट्रांसमीटर है, मतलब ये गबर्जिक न्यूरॉन को क्या करेगा, स्टिमुलेट करेगा। ठीक है, अब गबर्जिक न्यूरॉन स्टिमुलेट होगा, ठीक है, ये तो ये गाबा रिलीज करेगा ये न्यूरॉन। अब गाबा के जो रिसेप्टर है वो आगे डोपामिनर्जिक न्यूरॉन पे होते हैं, और हमें पता है कि गाबा जब अपने रिसेप्टर को बाइंड होता है तो वो क्या करेंगे, सेल को इनहिबिट करेंगे। अब ये न्यूरॉन इनहिबिट होगा। कैसे इनहिबिट होगा, द मैकेनिज्म यू गाइस शुड नो, कि जो गाबा के रिसेप्टर्स होते हैं जब वो स्टिमुलेट होते हैं तो उनके साथ क्या, किस कौन से एनाइन की इन्फ्लक्स होती है। अब इन लेट मी टेल यू, अब इस सेल के अंदर क्लोराइड जाएंगे। अब बहुत सारे क्लोराइड जाएंगे अंदर। फॉर एग्जांपल दिस इज अ सेल, डोपामिनर्जिक सेल और न्यूरॉन। अब यहाँ पे गाबा बाइंड हो गया है तो क्लोराइड चैनल ओपन हो जाएंगे। क्लोराइड पे नेगेटिव चार्ज है तो बहुत सारे नेगेटिव चार्ज अंदर आ जाएंगे और सेल को क्या करते हैं, इलेक्ट्रोनेगेटिव। ठीक है, अब जब इलेक्ट्रोनेगेटिव हो जाता है सेल तो इसका मतलब है, फॉर एग्जांपल दिस इज रेस्टिंग मेम्ब्रेन पोटेंशियल एंड दिस इज थ्रेशोल्ड पोटेंशियल। ठीक है, अब ये सेल जब नेगेटिव आयंस आ जाते हैं, ये क्लोराइड है, तो इनका जो पोटेंशियल है, जो एक्शन पोटेंशियल है, जो अंदर वोल्टेज है वो गिर जाता है। ठीक है, और ये सेल फिर क्या हो जाता है, रेस्टिंग मेम्ब्रेन पोटेंशियल पे चला जाता है या फिर हाइपर पोलराइज हो जाता है। हाइपर पोलराइज का मतलब है ये -90 रेस्टिंग मेम्ब्रेन पोटेंशियल है और -70 थ्रेशोल्ड पोटेंशियल है। तो इतने सारे क्लोराइड चैनल आयंस अंदर जाते हैं कि सेल को इलेक्ट्रोनेगेटिव बनाते हैं और फिर सेल जो है हाइपर पोलराइज हो जाता है, मतलब इनका जो वोल्टेज है वो -90 से भी गिर जाता है और ये सेल फिर क्या है, इनहिबिट हो जाता है। ठीक है, अब इसको स्टिमुलेट करना डिफ़िकल्ट हो जाता है। अब इसको स्टिमुलेट होना उसको स्टिमुलेट करना डिफ़िकल्ट हो जाता है। इनडायरेक्टली इसका क्या मतलब है कि ये सेल क्या हो गया है, इनहिबिट हो गया, क्योंकि ये हम स्टिमुलेट इजीली नहीं कर सकते। इसको स्टिमुलेट करने के लिए आपके पास बहुत सारे पॉजिटिव आयन होने चाहिए, लाइक सोडियम, कैल्शियम, और फिर जब वो आते हैं तो फिर सेल को क्या करेंगे, इलेक्ट्रो पॉजिटिव बनाएंगे और ये सेल फिर एक्टिवेट हो जाएगा। ठीक है, तो क्या हो जाता है कि ये गाबा जब बाइंड होते हैं अपने रिसेप्टर को यहाँ पे, तो बहुत सारे क्लोराइड अंदर जाते हैं इन डोपामिनर्जिक न्यूरॉन्स के अंदर और इसको क्या बनाते हैं, इलेक्ट्रोनेगेटिव हाइपर पोलराइज बनाते हैं। सो ये सेल जो है इनडायरेक्टली क्या हुआ, इनहिबिट हुआ और हमारे पास फिर डोपामिन कम होगा। अब ये वेंट्रल टेगमेंटल एरिया है, ये नॉर्मली इस तरह होता है। ठीक है, नॉर्मली वेंट्रल टेगमेंटल एरिया डोपामिन के अमाउंट को इस तरह कंट्रोल करते हैं। ठीक है, दिस इज द नॉर्मल पाथवे। अब देखते हैं कि स्किज़ोफ्रेनिया में क्या होता है। ठीक है, स्किज़ोफ्रेनिया में ये होता है, वही सेल्स है, ये ग्लूटामिनर्जिक न्यूरॉन है, ये ग्लूटामेट रिलीज हो जाता है। स्किज़ोफ्रेनिया में जो नम्डा रिसेप्टर है वो डिसफंक्शनल हो जाते हैं, वो सही से उनकी फंक्शन नहीं होती। ठीक है, अगर ग्लूटामेट बाइंड भी हो जाए तो वो सही से, इनकी जो सिग्नलिंग मैकेनिज्म्स है वो डिस्टर्ब होते हैं, तो आगे सिग्नल मैकेनिज्म नहीं होते। अब ये ग्लूटामेट इस गबर्जिक न्यूरॉन को स्टिमुलेट नहीं कर पाएगा क्योंकि इनके जो रिसेप्टर्स है वो काम नहीं कर रहे हैं। अब ये स्टिमुलेट नहीं होगा, ये सेल मतलब इनहिबिट ही होगा क्योंकि स्टिमुलेशन ही नहीं है, रिसेप्टर काम ही नहीं कर रहे हैं, तो ये इनहिबिट होगा तो गाबा रिलीज नहीं होगा, तो ओवरऑल हमारे पास गाबा कम होगा। यहाँ नॉर्मली में हमने कहा पढ़ा कि यहाँ पे गाबा होगा। अब चूंकि यहाँ पे ग्लूटामेट रिसेप्टर काम नहीं करेंगे, ये सेल स्टिमुलेट नहीं होगा, गाबा कम रिलीज होगा। तो गाबा हमारे पास नहीं होगा तो आगे जो नेक्स्ट न्यूरॉन है वेंट्रल टेगमेंटल एरिया में, वो डोपामिनर्जिक न्यूरॉन है। अब गाबा है नहीं कि इसको इनहिबिट करे,
तो क्लोराइड इनहिबिट मतलब ये स्टिमुलेट नहीं होंगे तो क्लोराइड आयन नहीं जाएंगे अंदर, मतलब ये सेल इनहिबिट नहीं होंगे। तो इनडायरेक्टली इसका क्या मतलब हुआ कि ये सेल स्टिमुलेट होंगे, इनहिबिट नहीं होंगे, तो डोपामिन की रिलीज ज़्यादा होगी। अब स्किज़ोफ्रेनिया, हमारा टारगेट क्या है? स्किज़ोफ्रेनिया। और स्किज़ोफ्रेनिया पे हमने क्या अप्लाई करना है? एंटीसाइकोटिक्स। अब स्किज़ोफ्रेनिया के पेशेंट में क्या होता है? सबसे पहला पॉइंट ये है कि उनके ब्रेन के अंदर एक्सेसिव डोपामीन होते हैं, ठीक है। और एक्सेसिव, कोई आपसे पूछे कि एक्सेसिव डोपामीन क्यों होता है, दिस इज़ द मैकेनिज्म, ठीक है। ये पाथवे हैं। सबसे पहले नम्डा रिसेप्टर काम नहीं करते, तो नम्डा नहीं करेंगे, बाकी नॉर्मल पाथवे जो है आपको याद होना चाहिए। नम्डा रिसेप्टर काम नहीं कर रहे हैं, गाबा गबर्जिक न्यूरॉन्स इनहिबिट हो रहे हैं, गाबा कम रिलीज हो रहा है, गाबा कम है या नहीं है। आगे डोपामिनर्जिक न्यूरॉन जो है वो इनहिबिट नहीं हो रहे हैं, वो इनडायरेक्टली स्टिमुलेट हो रहे हैं, तो आपके पास डोपामिन ज़्यादा रिलीज होगा। अब नेक्स्ट डोपामिन क्या करता है, लेट्स टॉक अबाउट दैट। ओके, अब सबसे पहले हम देखते हैं मिजोलिम्बिक पाथवे, ये पाथवे, ठीक है। यहाँ से अब यहाँ पे वेंट्रल टेगमेंटल एरिया में हमारे पास क्या ज़्यादा है? डोपामीन। अब यहाँ से डोपामिनर्जिक न्यूरॉन गए हैं मिजोलिम्बिक सिस्टम में, मिजोलिम्बिक सिस्टम में, इसको कहते हैं मिजोलिम्बिक पाथवे। अब देखते हैं कि यहाँ पे जो ज़्यादा डोपामीन रिलीज हुआ है वो आगे लिम्बिक सिस्टम में क्या करता है, लेट्स सी। अब देखें, उधर से वेंट्रल टेगमेंटल एरिया से आया डोपामिन, ये डोपामिन हमारे पास ज़्यादा रिलीज हो रहा था। अब उनका जो फर्स्ट एक्शन है वो गबर्जिक न्यूरॉन पे है, लिम्बिक सिस्टम में, ठीक है। आगे गबर्जिक न्यूरॉन लगे हुए हैं, उनकी रिसेप्टर जो है D2 रिसेप्टर, वो गबर्जिक न्यूरॉन पे है, ना कि ग्लूटामिनर्जिक न्यूरॉन पे। अच्छा, ये डोपामिन आके D2 रिसेप्टर को बाइंड हो जाएंगे। अब आप लोगों को अच्छी तरह पता होना चाहिए कि जो हमारे D2 रिसेप्टर है वो कौन से हैं? जी इनहिबिटरी, ठीक है। अब जी इनहिबिटरी है, ये डोपामिन बाइंड होगा तो ये सेल इनहिबिट होगा, क्योंकि जी इनहिबिटरी है। जी इनहिबिटरी की जो स्टोरी है वो दोबारा बता देता हूँ। जी इनहिबिटरी के जो रिसेप्टर्स होते हैं उनके 3 सब यूनिट होते हैं। फॉर एग्जांपल दिस इज अ सेल। अब यहाँ पे ये जी इनहिबिटरी है। अब यहाँ पे इनके 3 सब यूनिट्स है, ठीक है। दिस इज अल्फा, दिस इज बीटा एंड दिस इज गामा। और यहाँ पे ये D2 है, लेट सपोज, ठीक है। और यहाँ पे डोपामिन बाइंड हुआ है। अब ये नॉर्मली मैं बता देता हूँ, लेट सपोज ये D2 को हटाएं, D2 को हटाएं। नॉर्मली ये जी स्टिमुलेटरी रिसेप्टर है, लेट सपोज। जब ये स्टिमुलेट होता है तो इनका अल्फा यूनिट सब यूनिट जो है वो स्टिमुलेट होता है। वो आगे एक इंजाइम है एडेनालाइल साइक्लेस कहते हैं, उसको स्टिमुलेट करते हैं। ये जब स्टिमुलेट हो जाते हैं तो आपके पास साइक्लिक एएमपी ज़्यादा बनते हैं। साइक्लिक एएमपी आगे क्या करते हैं? प्रोटीन काइनेज एक को स्टिमुलेट करते हैं। प्रोटीन काइनेज आगे क्या करता है? कैल्शियम चैनल को फास्फोराइलेट करते हैं, ठीक है। और जब कैल्शियम चैनल फास्फोराइलेट हो जाए इसका मतलब है कि ये एक्टिवेट हो गए हैं। तो कैल्शियम एक्स्ट्रा सेलुलर ज़्यादा होते हैं तो इनकी क्या होगी? इनफ्लक्स होगी। अब हमारे पास कैल्शियम ज़्यादा है तो फिर क्या होगी? सेल की स्टिमुलेशन, कॉन्ट्रैक्शन, डिपोलराइजेशन, ठीक है। कैसे डिपोलराइजेशन होगी मैं बताता हूँ। ये नॉर्मल सेल है, ये हमारे पास रेस्टिंग मेम्ब्रेन पोटेंशियल है और ये थ्रेशोल्ड है। -90 रेस्टिंग मेम्ब्रेन पोटेंशियल, -70 थ्रेशोल्ड पोटेंशियल। अब हमारे सेल के अंदर कैल्शियम आया है तो कैल्शियम क्या करते हैं? रेस्टिंग मेम्ब्रेन पोटेंशियल को लेके जाता है थ्रेशोल्ड तक। और जैसे थ्रेशोल्ड पोटेंशियल -70 पे पोटेंशियल पहुंच जाएगा, वोल्टेज गेटेड सोडियम चैनल ओपन हो जाते हैं और मज़ीद पॉजिटिव आयन जो है वो आते हैं और सेल को क्या करते हैं? इलेक्ट्रो पॉजिटिव बनाते हैं। और ये सेल फिर क्या हो जाते हैं? डिपोलराइज और एक्टिवेटेड। ये नॉर्मल मैकेनिज्म है, ठीक है। जी स्टिमुलेटरी है। जी इनहिबिटरी किस तरह होता है? जी इनहिबिटरी इस तरह होता है कि जो
जी स्टिमुलेटरी रिसेप्टर है वो इनहिबिट होगा अभी। आपका जो एडिनालाइल साइक्लेज है, लेट मी मेक इट अगेन, दिस इज, अब ये क्या है, जी इनहिबिटरी है, ये 3 यूनिट्स है, ठीक है, ये अल्फ़ा है, ये बीटा है, ये गामा है। अब ये इनहिबिटरी है, जी इनहिबिटरी। अब यहाँ पे जो एडिनल साइक्लेज है वो स्टिमुलेट नहीं होगी, वो इनहिबिट होगी। आगे साइक्लिक एमपी कम होंगे, साइक्लिक एमपी कम होंगे तो आपके पास प्रोटीन काइनेज ए एक्टिवेट नहीं होगा, ये इनहिबिट होगा। तो फिर कैल्शियम चैनल जो है उनकी फास्फोराइलेशन नहीं होगी, फास्फोराइलेशन नहीं होगी इसका मतलब है इनहिबिशन है, तो सेल के अंदर कैल्शियम नहीं आएंगे, ठीक है, ये सेल स्टिमुलेट नहीं होगा। अच्छा, जी इनहिबिटरी रिसेप्टर में ये बीटा और गामा भी एक्टिवेट हो जाता है। ये जब स्टिमुलेटरी होते हैं तो ये दो काम नहीं करते, इनहिबिटरी पाथवे में ये दो काम करते हैं। ये दो क्या करते हैं, पोटाशियम चैनल ओपन करते हैं, एक्टिवेट करते हैं। अब पोटाशियम सेल के अंदर नॉर्मली ज़्यादा होते हैं, तो पोटाशियम की क्या होगी, ई फ्लक्स होगी, ठीक है। अब पोटाशियम क्या है, पॉजिटिव आयंस है, कैटाइंस है। अब आपके सेल से पॉजिटिव आयन जा रहे हैं, एक तो हमारे पास कैल्शियम नहीं आ रहा, ठीक है, दूसरा यह है कि जो ऑलरेडी हमारे पास पॉजिटिव आयंस है वो भी जा रहे हैं, उनके पोटाशियम चैनल एक्टिवेट है, तो आपके सेल के अंदर एनायन बचेंगे और आपका सेल क्या होगा, इलेक्ट्रोनेगेटिव, ठीक है, और आपका सेल जाएगा रेस्टिंग मेम्ब्रेन पोटेंशियल पे, और ये सेल फिर इनडायरेक्टली क्या है, इनहिबिटेड है, ठीक है। तो हम क्या पढ़ रहे थे कि जब डोपामिन आता है और लिम्बिक सिस्टम में गबर्जिक न्यूरॉन पे अपने D2 रिसेप्टर को बाइंड होंगे, तो D2 क्या है, जी इनहिबिटरी है, एडिनलाइल साइक्लेज इनहिबिट होगा, साइक्लिक एमपी कम बनेंगे, प्रोटीन काइनेज ए इनहिबिट होंगे, कैल्शियम चैनल की फास्फोराइलेशन नहीं होगी, कैल्शियम चैनल इनहिबिट होंगे, कैल्शियम अंदर नहीं आएंगे। उसके बाद ये D2 रिसेप्टर के जो बीटा और गामा सब यूनिट है वो कैल्शियम चैनल को, सॉरी, पोटाशियम चैनल को ओपन करेंगे, और पोटाशियम जो कि केटाइंस है, पॉजिटिव आयन है, वो जाएंगे सेल से बाहर, तो सेल क्या होगा, इलेक्ट्रोनेगेटिव, और इसका क्या मतलब है, इनहिबिशन। अब यहाँ पे एक वर्ड है उसको कहते हैं डिस इनहिबिशन। डिस इनहिबिशन का क्या मतलब है, क्योंकि गबर्जिक न्यूरॉन जो है वो खुद एक इनहिबिटरी न्यूरॉन है, जब गाबा रिलीज होता है तो आगे नेक्स्ट न्यूरॉन पे जब ये एक्ट करता है तो उस न्यूरॉन को क्या करता है, इनहिबिट करता है। कैसे, क्योंकि जब गाबा रिसेप्टर एक्टिवेट हो जाते हैं तो सेल के अंदर क्या जाते हैं, क्लोराइड आइंस, और वो नेगेटिव है तो सेल को क्या बनाते हैं, इलेक्ट्रोनेगेटिव, और उस सेल को क्या करते हैं, इनहिबिट करते हैं। अब ये इनहिबिटरी रिसेप्टर, D2 इनहिबिटरी रिसेप्टर एक इनहिबिटरी न्यूरॉन को इनहिबिट कर रहा है, दिस इज कॉल्ड इनहिबिट डिस इनहिबिशन, ठीक है। अच्छा, डोपामीन आ गया जी, D2 को बाइंड हुआ, D2 जी इनहिबिटरी है, गबर्जिक न्यूरॉन इनहिबिट हुआ, हमारे पास गाबा कम रिलीज हो रहा है। अब हमारे पास गाबा नहीं है, नेक्स्ट न्यूरॉन क्या है लिम्बिक सिस्टम में, ग्लूटामिनर्जिक न्यूरॉन, जिस पे गाबा के रिसेप्टर है। अब यहाँ पे गाबा प्रोड्यूस नहीं हो रहा, अगर यहाँ पे गाबा आपके पास होता, जो कि नॉर्मली होता है, ठीक है, तो वो इधर आके ग्लूटामिनर्जिक न्यूरॉन पे बाइंड होके क्लोराइड चैनल ओपन करेंगे, और फिर इस सेल के अंदर क्लोराइड जाएंगे और इस सेल को क्या करेंगे, इनहिबिट करेंगे, और ये सेल फिर एक्टिवेट नहीं होगा और ये एक्साइटेटरी न्यूरोट्रांसमीटर रिलीज नहीं होगा नॉर्मली, और फिर ज़्यादा एक्साइटेशन और स्टिमुलेशन नहीं होगी। लेकिन चूंकि डोपामीन ज़्यादा है, D2 रिसेप्टर को बाइंड होके इस गबर्जिक न्यूरॉन को इनहिबिट कर रहा है, गाबा कम रिलीज हो रहा है, गाबा नहीं है तो अपने रिसेप्टर को बाइंड नहीं होंगे, बाइंड नहीं होंगे तो क्लोराइड की इन्फ्लक्स नहीं होगी, ये सेल इनहिबिट नहीं होगा बल्कि स्टिमुलेट होगा, क्योंकि गाबा है नहीं, इनहिबिशन है नहीं, तो ये स्टिमुलेट होगा और आपके पास क्या रिलीज करेगा, ग्लूटामेट। अब ग्लूटामेट जो है क्या है, एक्साइटेटरी न्यूरोट्रांसमीटर है, तो आपके पास क्या होगा, ओवर स्टिमुलेशन ऑफ लिम्बिक सिस्टम। तो आपका जो लिम्बिक सिस्टम है उनकी जब ओवर स्टिमुलेशन होती है तो आपकी फिर पॉजिटिव सिम्टम्स आते हैं। पॉजिटिव सिम्टम्स एक कॉमन क्या है, हेलुसिनेशंस, डिल्यूजन्स, ठीक है, ये चीज़ें आती है।
कॉमनली। ठीक है, ये पाथवे हैं, इसको देखे सबसे पहले हमारे पास क्या होता है, नम्डा रिसेप्टर की एक्टिविटी क्या होती है, डिक्रीज होती है, डिसफंक्शन होती है अनगाबा इंटरन्यूरॉन्स। ठीक है, वेंट्रल टेगमेंटल एरिया में। तो गाबा जो है, गाबा पे नम्डा रिसेप्टर काम नहीं करते गबर्जिक न्यूरॉन पे। ठीक है, तो वो स्टिमुलेट नहीं होंगे। जब वो स्टिमुलेट नहीं होंगे तो आपके पास गाबा कम रिलीज होगा, गाबा नहीं होगा, लेस गाबा इनहिबिशन ऑन डोपामिन न्यूरॉन, तो आपके पास क्या होगा, डोपामिनर्जिक के जो न्यूरॉन्स है वो इनहिबिट नहीं होंगे बिकॉज ऑफ नो गाबा। तो आपके पास डोपामिन ज़्यादा रिलीज होगा। दिस इज कॉल्ड मिजोलिम्बिक पाथवे। अब ये D2 रिसेप्टर को बाइंड होंगे, उधर लिम्बिक सिस्टम है उनकी और रीएक्टिवेशन और एक्टिवेशन होगी। ठीक है, और इनहिबिशन ऑफ इनहिबिटरी न्यूरॉन, इसको क्या कहते हैं, डिसइनहिबिशन। मतलब यह है कि D2 खुद इनहिबिटरी न्यूरोट्रांसमीटर है और इनहिबिटरी न्यूरॉन्स कौन से हैं, गाबा न्यूरॉन्स है, गबर्जिक। तो गबर्जिक न्यूरॉन इनहिबिटरी न्यूरॉन्स है, उनकी क्या हो रही है, इनहिबिशन हो रही है, डिसइनहिबिशन। तो फिर क्या होगा, आपके पास ग्लूटामेट ज़्यादा रिलीज होगा, इंक्रीज ग्लूटामेट एक्साइटेशन इन लिम्बिक सिस्टम, और फिर आपको क्या देते हैं, पॉजिटिव सिम्टम्स, हेलुसिनेशन एंड डिल्यूजन। आई होप क्लियर होगा। आई ट्राइड माई बेस्ट टू मेक इट ईजी फॉर यू गाइज। ठीक है, इससे ईजी फिर कोई नहीं कर सकता। इसको 2-3 बार दे के फिर आप लोगों को समझ में आएगा ये पाथवे। ठीक है, नेक्स्ट क्या है, ये ईजी है, मिजोकॉर्टिकल पाथवे। ठीक है, ये जो है, ये मिजोकॉर्टिकल पाथवे। अब यहाँ पे प्री फ्रंटल कॉर्टेक्स में जो डोपामिन रिसेप्टर है वो D1 है, और D1 हमारे पास क्या है, जी स्टिमुलेटरी है। ठीक है, अच्छा देखें इसको, वेंट्रल टेगमेंटल एरिया है यहाँ पे। प्री फ्रंटल कॉर्टेक्स में क्या होता है, प्री फ्रंटल कॉर्टेक्स, सॉरी, मिजोकॉर्टिकल पाथवे में क्या होता है, दैट इज डिफरेंट फ्रॉम मिजोलिम्बिक पाथवे। मिजोलिम्बिक पाथवे में क्या होता है कि सबसे पहले वेंट्रल टेगमेंटल एरिया में डोपामिन ज़्यादा होता है। मिजोकॉर्टिकल पाथवे इज डिफरेंट, इज ऑपोजिट ऑफ मिजोलिम्बिक। मिजोलिम्बिक पाथवे में हमारे पास वेंट्रल टेगमेंटल एरिया में डोपामिन सिंथेसिस एंड रिलीज कम होता है। जब हमारे पास डोपामिन कम होगा तो प्रीफ्रंटल कार्टेक्स में कम जाएगा, कम डोपामिन होंगे। ठीक है, डिक्रीज डोपामिन टू प्रीफ्रंटल कार्टेक्स, और वहाँ पे D1 रिसेप्टर लगे हुए हैं और D1 जी स्टिमुलेटरी है। अगर वो स्टिमुलेट नहीं हो रहा है, डिक्रीज D1 रिसेप्टर स्टिमुलेशन इन प्रीफ्रंटल कॉर्टेक्स न्यूरॉन, तो अगर स्टिमुलेट नहीं हो रहा है तो हमारे पास साइक्लिक एमपी कम होंगे, प्रोटीन काइनेज ए पाथवे नहीं होगी। ठीक है, क्योंकि वहाँ पे ये D1 जी स्टिमुलेटरी है। मैं बता देता हूँ, देखिए ये D1 है। ठीक है, अल्फ़ा बीटा गामा। ठीक है, तो ये स्टिमुलेट नहीं हो रहा, ये D1 है, जी, ये स्टिमुलेटरी। तो डोपामिन है नहीं कि ये स्टिमुलेट हो जाए, तो इसका क्या मतलब है, ये इनहिबिट हो रहा है। तो अगर इनहिबिट हो रहा है तो इसका मतलब है साइक्लिक एमपी कम है, प्रोटीन काइनेज ए स्टिमुलेट नहीं हो रहे, और प्रोटीन काइनेज ए नहीं है तो फास्फोराइलेशन ऑफ कैल्शियम चैनल नहीं होगी, और ये सेल फिर क्या होगा, इनहिबिट होगा। तो देयर विल बी डिक्रीज एक्साइटमेंट ऑफ पैरामिडल न्यूरॉन। यहाँ पे जो प्रीफ्रंटल कॉर्टेक्स में जो न्यूरॉन्स है वो क्या है, पैरामिडल न्यूरॉन्स है। एंड डिक्रीज कॉर्टिकल नेटवर्क सिंक्रोनाइजेशन। ठीक है, एंड डिक्रीज वर्किंग मेमोरी, अटेंशन, एक्सिक्यूटिव फंक्शंस, बिहेवियर्स, और फिर क्या होंगे क्लिनिकल इफेक्ट्स, कॉग्निटिव डिफिसिट्स, एवोल्यूशन, फ्लैट इफेक्ट, और ये सब क्या है, नेगेटिव सिम्टम्स। ये आपकी पर्सनैलिटी से चले जाते हैं, आप किसी चीज़ पे अटेंशन नहीं दे सकते, वर्किंग आपकी जो मेमोरी है वो अफेक्ट होती है। ठीक है, और जो बिहेवियरल कॉग्निटिव फंक्शंस है वो डिस्टर्ब हो जाते हैं, ये सारे आपकी पर्सनैलिटी से चले जाते हैं, एंड इसको क्या कहते हैं, नेगेटिव सिम्टम्स। ठीक है, तो ये प्री फ्रंटल कॉर्टेक्स मीजोकॉर्टिकल पाथवे है। ठीक है, अच्छा, तो ये दो पाथवे हैं, मीजोलिम्बिक पाथवे। जल्दी जल्दी रिकेप करते हैं। मीजोलिम्बिक पाथवे में क्या होता है, वेंट्रल टेगमेंटल एरिया में डोपामिन ज़्यादा होता है, डोपामिन उधर जाके
क्या करते हैं, D2 रिसेप्टर को बाइंड होके गबर्जिक न्यूरॉन को इनहिबिट करते हैं, क्योंकि D2 रिसेप्टर इनहिबिटरी न्यूरोट्रांसमीटर है। तो गबर्जिक न्यूरॉन इनहिबिट होगी, इसको डिसइनहिबिशन कहते हैं। तो गाबा कम रिलीज होंगे, वो नीचे जाके मिजोलिम्बिक में लिम्बिक सिस्टम में ग्लूटामिनर्जिक के जो न्यूरॉन्स है वो इनहिबिट नहीं होंगे, क्योंकि गाबा है नहीं। तो ग्लूटामिनर्जिक न्यूरॉन स्टिमुलेट होंगे और एक्सेसिव ग्लूटामेट की रिलीज होगी। और ग्लूटामेट जो है, वी ऑल नो अबाउट ग्लूटामेट के वो एक्साइटेटरी न्यूरोट्रांसमीटर है। सो देयर विल बी ओवर एक्साइटमेंट ऑफ लिम्बिक सिस्टम, और वो आपको क्या देते हैं, पॉजिटिव सिम्टम्स, हेलुसिनेशंस एंड डिलूजन्स। ठीक है। मीजोकॉर्टिकल पाथवे में क्या होता है कि आपके पास वेंट्रल टेगमेंटल एरिया में डोपामिन की डेफिशिएंसी होती है, और फिर जब डोपामिन नहीं होंगे तो वहाँ पे D1 रिसेप्टर है जो कि जी स्टिमुलेटरी है। तो डोपामिन की डेफिशिएंसी की वजह से आपकी जो प्री फ्रंटल कॉर्टेक्स के न्यूरॉन्स है वहाँ पे क्या कहते हैं, D1 रिसेप्टर एक्टिवेट नहीं होंगे। ठीक है। और D1 रिसेप्टर एक्टिवेट नहीं होंगे तो जी स्टिमुलेटरी है, तो इसका मतलब है कि वो इनहिबिट हो रहे, तो आपकी जो पैरामिडल न्यूरॉन्स है वो इनहिबिट होंगे। और फिर आपके पास जो क्लिनिकल इफेक्ट्स है लाइक कोग्निटिव डिफिसिट्स होंगे, बिहेवियरल चेंजेस, मेमोरी चेंजेस, ये सारे कुछ आएंगे, एंड दीज आर कॉल्ड नेगेटिव सिम्टम्स। तो स्किज़ोफ्रेनिया में किस तरह पॉजिटिव सिम्टम्स आते हैं, किस तरह नेगेटिव सिम्टम्स आते हैं, अब ये आप लोगों को अच्छी तरह पता होना चाहिए। ठीक है। अब इसके मुताबिक हम एंटीसाइकोटिक्स को देखते हैं कि हाउ एंटीसाइकोटिक्स वर्क ऑन स्किज़ोफ्रेनिया पेशेंट। एंटीसाइकोटिक्स हमारे पास है टिपिकल एंड एटिपिकल। टिपिकल जो है इसको फर्स्ट जनरेशन एंटीसाइकोटिक्स भी कहते हैं, और जो एटिपिकल है उसको क्या कहते हैं, सेकंड जनरेशन एंटीसाइकोटिक्स भी कहते हैं। फर्स्ट जनरेशन एंटीसाइकोटिक्स जो है उसमें लो पोटेंसी वाले भी होते हैं एंड हाई पोटेंसी वाले भी होते हैं, लेकिन सबसे अच्छे जो है वो आपके पास है एटिपिकल। वो क्यों है? वो इसलिए है कि जो टिपिकल एंटीसाइकोटिक्स है वो स्ट्रॉन्ग D2 एंटागोनिस्ट है। जब आपके ब्रेन में एड्रिनर्जिक एक्टिविटी ड्रॉप हो जाती है तो पैरासिम्पैथेटिक जो कोलिनर्जिक एक्टिविटी वो ऊपर आती है। ठीक है। दिस इज द कंपैरिजन। दिस एंटीसाइकोटिक्स जो है ये D2 ब्लॉकर्स है, तो आपके पास डोपामीन की जो फंक्शन है या नंबर क्वांटिटी है वो डिक्रीज हो जाती है, तो ये कम होते हैं। और आपके पास जो है ना, ये देखें यहाँ पे बारी है एसिटाइल कोलिन, और वो फिर आपको क्या देते हैं, एक्स्ट्रा पैरामिडल सिम्टम्स, कॉन्ट्रैक्टिलिटी देते हैं हर जगह पे। ठीक है। कॉन्ट्रैक्शंस देते हैं एसिटाइल कोलिन, और फिर एक्स्ट्रा पैरामिडल सिम्टम्स कौन से डिजीज में होते हैं, पार्किंसन में। ठीक है। तो ये एंटीसाइकोटिक्स जो है ये आपको पार्किंसन लाइक फीचर्स देते हैं। ठीक है। इसको कहते हैं एक्स्ट्रा पैरामीटर सिम्टम्स। तो जो टिपिकल एंटीसाइकोटिक्स है वो स्ट्रॉन्ग D2 एंटागोनिस्ट है, तो आपको जो है एक्स्ट्रा पैरामीटर सिम्टम्स साइड इफ़ेक्ट्स ज़्यादा होंगे। ठीक है। और ये सिर्फ और सिर्फ पॉजिटिव सिम्टम्स को डील करते हैं। अगर आपने सिर्फ पॉजिटिव सिम्टम्स को ट्रीट करना है तो आप टिपिकल दे सकते हैं, लेकिन ये स्ट्रॉन्ग एंटागोनिस्ट है, और इसका फिर नुकसान ये है कि आपके पास जो है नेगेटिव सिम्टम्स भी ट्रीट नहीं होंगे, और आपको फिर स्ट्रॉन्ग D2 एंटागोनिस्ट की वजह से एक्स्ट्रा पैरामीटर साइड इफ़ेक्ट्स भी मिलेंगे। दूसरी साइड पे अगर हम एटिपिकल जो है सेकेंड जनरेशन एंटीसाइकोटिक्स को देखें तो वो दोनों सिम्टम्स को भी ट्रीट कर रहे हैं, पॉजिटिव को भी और नेगेटिव को भी, और वो वीक D2 एंटागोनिस्ट है। वीक D2 एंटागोनिस्ट का मतलब है वो आपको एक्स्ट्रा पैरामीटर सिम्टम्स नहीं देंगे, और साथ साथ ये 5 हाइड्रोक्सी ट्रिप्टामिन जो सेरोटोनिन इनहिबिटर भी है। सेरोटोनिन जो है वो एक्साइटेटरी न्यूरोट्रांसमीटर है, तो वो जो और स्टिमुलेशन होती है सेरोटोनिन की वजह से वो भी कम करेंगे। तो टिपिकल से अच्छे हैं एटिपिकल। So these drugs are preferred. Atypical antipsychotics are preferred. ठीक है। टिपिकल में आपके पास जो है लो पोटेंसी वाले ड्रग क्लोरप्रोमाजीन है और थायरोडिजीन है, और जो हाई पोटेंसी वाले होते हैं उसमें इंपॉर्टेंट मैं बता देता हूँ, हेलोपेरिडोल है जो हम यूज़ करते हैं रूटीन में, सीरिनेज इंजेक्शन हम देते हैं, उसमें हेलोपेरिडोल पेरिडोल है। ठीक है।
और प्रोक्लोर प्रोक्लोरपेराजीन है, ठीक है, थायोटेक्सिन है, ये कॉमन ड्रग्स है। सेकेंड जनरेशन एंटीसाइकोटिक्स जो है, एटिपिकल ड्रग जो है, उसमें क्लोजापिन है, ओलेंजापिन है, रेस्पेरिडोन है, जिप्रोसिडोन है, ये कॉमन है जो रूटीन में यूज़ होते हैं। क्लोजापिन, ओलेंजापिन, रेस्पेरिडोन, जिप्रासिडोन, ये कॉमन सेकेंड जनरेशन एंटीसाइकोटिक्स है। ठीक है, ये डोपामीन रिसेप्टर्स है। हमारे पास टिपिकली 5 रिसेप्टर्स टाइप्स होते हैं डोपामीन के, डोपामीन रिसेप्टर के, D1 to D5। D1 और D5 जो है वो आपके पास जी स्टिमुलेटरी है, बाकी D2, D3, D4 वो जी इनहिबिटरी है। अच्छा, टिपिकल एंटीसाइकोटिक्स कैसे काम करते हैं? वो स्ट्रॉन्ग D2 एंटागोनिस्ट है, स्ट्रॉन्ग D2 एंटागोनिस्ट है। अब क्या होता है, ये रिसेप्टर्स आप लोगों को अभी याद होने चाहिए। अच्छा, D2 कैसे काम करता है? जब D2 स्टिमुलेट हो जाए तो वो एडिनलाइल, ये जो पांडा है, दिस इज एडिनलाइल साइक्लेज, ठीक है, जब ये स्टिमुलेट हो जाए तो फिर ये एडिनलाइल साइक्लेज इनहिबिट होगी, आपके पास साइक्लिक एमपी कम बनेंगे, प्रोटीन काइनेज एक्टिवेट नहीं होंगे, और आपके जो कैल्शियम चैनल्स है उनकी फास्फोराइलेशन नहीं होगी, कैल्शियम कम आएंगे, और जो अल्फ़ा सॉरी बीटा और गामा यूनिट है वो स्टिमुलेट हो जाएंगे, पोटाशियम चैनल को ओपन करेंगे तो पोटाशियम भी चले जाएंगे, और आपका सेल फिर क्या होगा, इलेक्ट्रोनेगेटिव। ठीक है, दिस इज कॉमनली डोपामिन वर्क, D2 रिसेप्टर वर्क, और ये आपका सेल क्या होगा, इनहिबिट होगा। ठीक है, तो टिपिकल एंटी साइकोटिक्स जो है स्ट्रॉन्ग D2 एंटागोनिस्ट है। ठीक है, तो D2 रिसेप्टर अगर ब्लॉक हो जाएगा तो इसका मतलब है कि ये एडिनालाइल साइक्लेज जो है वो इनहिबिट नहीं होंगे। ठीक है, साइक्लिक एमपी ज़्यादा होंगे, और प्रोटीन काइनेज ए इनहिबिट नहीं होंगे, और जो कैल्शियम चैनल है उनकी फास्फोराइलेशन होगी, और आपके पास फिर क्या होगा, कैल्शियम आएंगे, और सेल की क्या होगी, स्टिमुलेशन होगी। एक मिनट। ठीक है, ये देखिए, ये नॉर्मल सेल है, ये आपके पास रेस्टिंग मेम्ब्रेन पोटेंशियल है, ये थ्रेशोल्ड पोटेंशियल है। ठीक है, और फिर ये सेल क्या होता है, इनहिबिट होता है। D1 रिसेप्टर है, ये जी स्टिमुलेटरी है नॉर्मली। ठीक है, तो जब ये स्टिमुलेट होते हैं तो एडिनलाइल साइक्लेज स्टिमुलेट होता है, साइक्लिक एमपी ज़्यादा रिलीज होते हैं, प्रोटीन काइनेज एक्टिवेट होते हैं। ठीक है, और फिर वो प्रोटीन काइनेज ए फास्फोराइलेट कर, फास्फोराइलेशन का मतलब है फॉस्फेट ऐड करते हैं कैल्शियम चैनल के साथ, और ये एक्टिवेट हो जाते हैं, और कैल्शियम की फिर क्या होती है, इनफ्लक्स होती है। और इस तरह जब कैल्शियम ज़्यादा होता है तो जो रेस्टिंग मेम्ब्रेन पोटेंशियल है वो चला जाता है थ्रेशोल्ड तक, और जैसे थ्रेशोल्ड पोटेंशियल टच हो जाता है, टच का मतलब है कि रेस्टिंग से पोटेंशियल जाता है थ्रेशोल्ड तक पहुंच जाता है, तो इस पोटेंशियल पे सोडियम वोल्टेज गेटेड सोडियम चैनल ओपन हो जाते हैं, और सोडियम क्या है, पॉजिटिव आयन है, केटाइन है। ठीक है, तो वो आके मज़ीद जो है सेल को क्या करते हैं, डीपोलराइज करते हैं, एक्टिवेट करते हैं। ठीक है, तो फिर सेल क्या होगा, ये पॉजिटिव साइन क्या है, एक्टिवेट। ये नॉर्मल D1 है, ये नॉर्मल D1 रिसेप्टर है, और ये नॉर्मल D2 रिसेप्टर की है। ठीक है, और ये ग्लूटामेट रिलीज हो रहा है, ये नमडा रिसेप्टर को बाइंड होकर स्टिमुलेट हो रहा है, और फिर हमारे पास गाबा ज़्यादा रिलीज होगा। और ये एंटीसाइकोटिक्स है, D2 ब्लॉकर जो है, डोपामीन काम नहीं कर रहे, तो आपके पास एसिटाइल कोलिन जो कोलिनर्जिक सिस्टम है उनकी क्या होगी,
और स्टिमुलेशन, ये इनकी जो प्रॉपर्टीज़ होंगे वो ज़्यादा होंगे, और ये फिर आपको क्या देते हैं, एक्स्ट्रा पैरामिडल सिम्टम्स। अच्छा, एंटीसाइकोटिक्स के जो फीचर्स है, जो साइड इफ़ेक्ट्स है, वो उसमें सबसे पहले है न्यूरोलेप्टिक मैलिग्नेंट सिंड्रोम। उसमें न्यूरोलेप्टिक मैलिग्नेंट सिंड्रोम में क्या क्या आता है? सबसे पहले उसमें हाइपरथर्मिया आता है, क्योंकि हाइपोथैलेमस में आपके टेम्परेचर सेंटर्स भी है, एंटीरियर हाइपोथैलेमस एंड पोस्टीरियर हाइपोथैलेमस एंड दे बोथ जो है मेंटेन टेम्परेचर। ठीक है, अब यहाँ पे D2 रिसेप्टर है। अब डोपामिन यहाँ पे भी आएंगे, क्योंकि वहाँ पे हमारे पास डोपामिन ज़्यादा प्रोड्यूस हो रहा है। तो डोपामिन D2 रिसेप्टर है हाइपोथैलेमस में, और वो इनहिबिटरी, तो आपका हाइपोथैलेमस भी इनहिबिट होगा। तो जो इंटीरियर हाइपोथैलेमस है, सो इट विल अनएबल टू रेगुलेट टेम्परेचर, और आपके पास फिर क्या होता है, हाइपरथर्मिया। जो पोस्टीरियर हाइपोथैलेमस है, इट रीगेन टेम्परेचर, और फिर आपके पास क्या होगा, हाइपरथर्मिया। ठीक है, ये इंटीरियर पिट्यूटरी है और ये पोस्टीरियर पिट्यूटरी का डायग्राम है। ठीक है, जब सेल स्टिमुलेट हो जाता है, ठीक है, तो जो स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम है, सेल जो कॉन्ट्रैक्शन इस तरह होती है, स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटि दिस इज अ डायग्राम ऑफ स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, और यहाँ पे रायोनिडीन रिसेप्टर्स होते हैं, जहाँ से कैल्शियम बाहर निकल आते हैं या अंदर जाते हैं। तो ये जब सेल स्टिमुलेट हो जाता है, ये पॉजिटिव साइंस आप लोग देख रहे हैं, तो वो रायोनिडीन रिसेप्टर्स को स्टिमुलेट करते हैं, और जैसे वो ओपन हो जाते हैं, तो जो हमारे इंट्रासेलुलर कैल्शियम होते हैं वो कहाँ पे स्टोर होते हैं, हर वक्त जो है स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम में ये मौजूद रहते हैं। तो ये जो रायनाडीन रिसेप्टर एक्टिवेट हो जाते हैं, तो अंदर से कैल्शियम बाहर आते हैं, और सेल के अंदर कैल्शियम बहुत ज़्यादा होते हैं, और वही मैकेनिज्म है, रेस्टिंग मेम्ब्रेन पोटेंशियल को लेके जाते हैं कहाँ पे, रेस्ट थ्रेशोल्ड तक, और फिर बहुत सारे सोडियम चैनल ओपन हो जाते हैं, सोडियम आते हैं और सेल को क्या करते हैं, स्टिमुलेट करते हैं, और देयर विल बी कॉन्ट्रैक्शन ऑफ स्केलेटल मसल। ठीक है, इसके लिए इसको अगर आपने इस कैल्शियम को, ये जो कैल्शियम यहाँ पे रिलीज हो रहा है, इसको अगर आपने वापस इसी रेनाडिन रिसेप्टर के थ्रू स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के अंदर भेजना है, तो आप दे सकते हैं डेंट्रोलिन। ठीक है, डेंट्रोलिन, दिस इज DENTROLENE, डेंट्रोलिन। ठीक है, ओके। जो लोग एंटीसाइकोटिक्स लेते हैं, खासकर फीमेल जो है, उनमें एमेनोरिया होता है। ठीक है, एमेनोरिया किस तरह होता है, क्योंकि नॉर्मली क्या होता है, फिजियोलॉजी, हाइपोथैलेमस से डोपामिन रिलीज होता है। ठीक है, ये हाइपोथैलेमस में ही बनता है प्राइमरली। तो डोपामिन के जो रिसेप्टर है एंटीरियर पिट्यूटरी में है, ये देखें एंटीरियर पिट्यूटरी, ये यहाँ पे डिफरेंट सेल्स होते हैं, यहाँ पे ग्रोथ हार्मोन्स के सेल्स होते हैं, वो सेल्स होते हैं जहाँ से प्रोलेक्टिन रिलीज होते हैं, TSH के होते हैं, FSH जो है फॉलिकल स्टिमुलेटरी हार्मोन, LH जो है, वो सारे सेल यहाँ पे मौजूद होते हैं, और यहाँ से सारे हार्मोन्स रिलीज होते हैं। ठीक है, सिर्फ दो हार्मोन्स पोस्टीरियर से रिलीज होते हैं, ऑक्सीटोसिन एंड ADH। बाकी सारे हार्मोन जो है वो कहाँ से रिलीज होते हैं, इंटीरियर पिट्यूटरी से। तो क्या होता है कि जब डोपामिन रिलीज होता है नॉर्मली हाइपोथैलेमस से, तो वो नीचे आके एंटीरियर पिट्यूटरी में लेक्टोट्रोफिक सेल्स है, वहाँ पे क्या होते हैं, D2 रिसेप्टर है। तो D2 रिसेप्टर तो जी इनहिबिटरी है, तो इसका मतलब है ये सेल इनहिबिट होगा, और लेक्टोट्रोफ आपके पास क्या रिलीज करता है, प्रोलेक्टिन। तो जब डोपामिन रिलीज होता है, आपका जो प्रोलेक्टिन है वो इस तरह कंट्रोल में रहता है कि जब डोपामिन है वो आते हैं D2 को बाइंड हो जाते हैं, जो कि जी इनहिबिटरी है, और लेक्टोट्रोफ इनहिबिट होंगे, और आपके पास फिर प्रोलेक्टिन कम प्रोड्यूस होते हैं। एंटीसाइकोटिक क्या करते हैं, एंटीसाइकोटिक्स खासकर जो है टिपिकल एंटीसाइकोटिक्स, वो D2 एंटागोनिस्ट है, D2 को क्या करते हैं, इनहिबिट करते हैं। अब ये D2 जो है ये इनहिबिट होंगे, तो ये सेल जो है लेक्टोट्रॉप, ये इनहिबिट नहीं होगा, बल्कि ये इनडायरेक्टली क्या हुआ, स्टिमुलेट हुआ, तो आपके पास प्रोलेक्टिन ज़्यादा होता है। अब प्रोलेक्टिन क्या करते हैं जब बहुत ज़्यादा होता है, प्रोलेक्टिन, ये देखें, डोपामिन, यहाँ से GnRH भी रिलीज होता है। ठीक है, यहाँ से GnRH भी, हाइपोथैलेमस से GnRH, गोनेडोट्रोपिक रिलीजिंग हार्मोन भी रिलीज होता है।
यही गोनेडोट्रोपिक रिलीजिंग हार्मोन इसी गोनेडोट्रोप इसी एंटीरियर पिट्यूटरी के अंदर, जिस तरह लेक्टोट्रॉप्स, इसी तरह क्या है गोनेडोट्रॉप्स भी है। ठीक है, तो गोनेडोट्रॉप से दो हार्मोन रिलीज होते हैं, LH एंड FSH, ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन एंड फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन। ठीक है, तो वो नीचे जाके LH एंड FSH जो है नीचे जाके ओवरीज में जो है रोल प्ले करते हैं। अब LH जो है ओइलेशन में रोल प्ले करते हैं, और फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन जो है FSH, वो ज़ाहिर से नाम से ही पता चल रहा है कि वो फॉलिकल्स को क्या करते हैं, स्टिमुलेट करते हैं, फॉलिकल्स के ग्रोथ को स्टिमुलेट करते हैं। मेनली फीमेल्स की बात कर रहा हूँ। ठीक है, तो ये नॉर्मली रिलीज होते हैं। अब हमने क्या पढ़ा कि एंटीसाइकोटिक्स क्या करते हैं, D2 इनहिबिट करते हैं। D2 इनहिबिट हो जाए तो लेक्टोट्रॉप से ज़्यादा प्रोलेक्टिन प्रोड्यूस हुआ। ये प्रोलेक्टिन क्या करता है, ये देखिए लेक्टोट्रॉप से ज़्यादा प्रोलेक्टिन प्रोड्यूस हुआ। ये प्रोलेक्टिन जाके इस GnRH को इनहिबिट करता है। अब ये GnRH जब इनहिबिट हुआ तो ये इधर आके गोनेडोट्रॉप्स पे एक्ट नहीं होगा, क्योंकि ये इनहिबिट हुआ है। ये देखिए यहाँ पे गोनेडोट्रॉप्स पे नहीं आएंगे। ये GnRH जो कि आ रहा था एंटीरियर पिट्यूटरी में, गोनेडोट्रॉप्स को स्टिमुलेट कर रहा था, और वहाँ से LH FSH रिलीज हो रहे थे। अब प्रोलेक्टिन ने क्यों क्या किया, इस GnRH को क्या किया, इनहिबिट किया। अब ये GnRH नहीं आ रहा है इधर, तो लेक्टोट्रॉप्स स्टिमुलेट नहीं हो रहे। ठीक है, इनहिबिट हो रहे, GnRH नहीं है, तो LH एंड SFH रिलीज नहीं होंगे। तो आपके पास LH एंड FSH की क्या होगी, डेफिशिएंसी होगी, ये नहीं आएंगे। ठीक है, तो ये नहीं आएंगे तो ओव्यूलेशन नहीं होगी LH डिफिशियंसी की वजह से, एंड FSH की वजह से फॉलिकल स्टिमुलेशन, फॉलिकल जो है उनकी ग्रोथ नहीं होगी। तो इन पेशेंट में क्या होगा, अच्छा इस पेशेंट में एमेनोरिया होगा। ये देखिए, अच्छा डिक्रीज LH एंड FSH, मेल में क्या होगा, एड्रीनल ग्लैंड पे और टेस्टिस पे, वहाँ पे डिक्रीज एंड्रोजन्स होंगे, क्योंकि LH एंड FSH जो है वो मेल के एड्रीनल ग्लैंड पे एक्ट करके वहाँ से जो सेक्स के हार्मोन्स होते हैं एंड्रोजन्स, वो रिलीज करवाते हैं टेस्टिस से भी। अब ये है नहीं, तो मेल के अंदर भी सेक्स हार्मोन या एंड्रोजन जो है वो कम होंगे। फीमेल्स के अंदर ओवरीज के अंदर ओवुलेशन नहीं होगी LH डिफिशियंसी की वजह से, और FSH की डिफिशियंसी की वजह से जो फॉलिकल्स है उनकी क्या होगी, ग्रोथ नहीं होगी। तो ये चीज़ें नहीं होगी तो पेशेंट को क्या होगा, एमेनोरिया होगा। तो जो भी फीमेल जो है एंटीसाइकोटिक्स करती हैं उनको क्या होगा, एमेनोरिया। तो जो फीमेल्स एंटीसाइकोटिक्स की वजह से एमेनोरिया होता है, यू गाइस शुड फोकस कि वो फिर जो है प्राइमरी और जो प्राइमरी एमेनोरिया को जो है ट्रीट हम नहीं करेंगे। तो एंटी हम सबसे पहले ये हिस्ट्री लेंगे कि आप कोई ड्रग्स तो नहीं खा रही, और ड्रग्स में भी कौन से ड्रग्स, एंटीसाइकोटिक्स ड्रग्स। ठीक है, सो दिस वाज ऑल अबाउट एंटीसाइकोटिक्स। जो मोस्ट इंपॉर्टेंट है दैट इज़ मिजोलिम्बिक एंड मिजोकॉर्टिकल पाथवे। उस पर आप लोग बार बार प्रैक्टिस करें। जब तक मिजोलिम्बिक एंड मिजोकॉर्टिकल पाथवेज आपके माइंड में नहीं होंगे, एंटीसाइकोटिक्स को समझना बहुत मुश्किल है। अगेन आई एम सेइंग कि जो एंटीसाइकोटिक्स है उसको समझना इस काइंड ऑफ डिफ़िकल्ट, क्योंकि जो पाथवेज है वो बहुत कंफ्यूजिंग है। जो एक वर्ड मैंने यूज़ किया, डिस इनहिबिशन। ठीक है, एक डोपामीन आ रहा है, उसके जो रिसेप्टर है वो इनहिबिटरी है, और वो इनहिबिटरी रिसेप्टर एक इनहिबिटरी न्यूरॉन पे है। ठीक है, तो एक इनहिबिटरी न्यूरॉन को क्या कर रहा है, इनहिबिट कर रहा है। दिस इज कॉल्ड डिस इनहिबिशन। सो दिस इज काइंड ऑफ सुपर डुपर कंफ्यूजन। तो इन पाथवेज को समझना है, और इनको फिर एंटीसाइकोटिक्स पे अप्लाई करना है। जब तक मीजोकॉर्टिकल मीजोलिम्बिक पाथवे नहीं समझेंगे आप लोग, एंटीसाइकोटिक्स को समझना फिर मुश्किल है। आई ट्राइड माई बेस्ट टू मेक इट ईजी फॉर यू गाइस। फिर भी अगर कोई चीज़ मुश्किल है तो आप लोग कमेंट में पूछ सकते हैं। ओके गाइस, सी यू इन नेक्स्ट लेक्चर। नेक्स्ट जो हमारा लेक्चर है दैट इज़ ड्रग यूज इन एपिलेप्सी। सो सी यू नेक्स्ट लेक्चर। अल्लाह हाफिज़।